नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग आज राहुल गांधी के ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग, मेरा विचार है कि ये बात लिखेंगे ज़रूर कि राहुल गांधी व्यर्थ में उनके ऊपर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था और उस लेक्चर में मैंने पाकिस्तान में जो गृह युद्ध चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में शिया सुन्नी का जो बहुत बड़ा एक दंगा हो गया है और जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं और घायल हैं, जो मरणावस्था में हैं, और बहुत सारे लोग, दर्जनों लोग मर चुके हैं। उस पर भी लोगों ने लगातार कहा कि पाकिस्तान के विषय में व्यर्थ चर्चा करने की कोई मतलब नहीं होता है, इस्लाम के विषय में कोई बात करने की मतलब नहीं होता। मेरा मानना है हाँ, और उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप ये जो लेक्चर दे रहे हैं ये बुद्धिजीवियों के लिए है। मेरा मानना है कि अगर बुद्धिजीवी इस तरह के लेक्चर्स को कहता है या सुनता है, मैं कहता हूँ आप बोलिए, आप बुद्धिजीवी हैं, आप बोलिए, देश को बताइए, और देश को ये बातें पता होंगी तो वो डिफेंड कर पाएगा, वो अपनी बात कह पाएगा, उसको ज्ञान की तरफ बढ़ने की थोड़ी सी इच्छा जागृत होगी, या फिर मैं कहूँ आकर्षित होगा। अगर आप अपने शास्त्रों के प्रति आकर्षित होते हैं, और मैं कहता हूँ अपने शास्त्र क्यों, दूसरे के शास्त्र, अपने शास्त्रों को पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद दूसरे के शास्त्र भी पढ़ने चाहिए और कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए कि आखिर वहाँ गड़बड़ क्या है या हमारे में गड़बड़ क्या है, अगर आपको लगता है तो। मेरा मानना है कि मैंने बाइबल और कुरान हदीसें पढ़ने का प्रयास किया है और उनसे जो कंक्लूज़न मैं निकाल पाया, कंक्लूज़न इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में कंक्लूज़न निकाल पाया, उसको मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ। इसलिए ये चर्चा के जो विषय हैं ये बुद्धिजीवियों के लिए ही हैं और बुद्धिजीवी के पास मैटर होना चाहिए, वो डिस्कशन कर सकें। राहुल गांधी का आज का जो संसद का उनका भाषण था बजट पर, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाला था। दीर्घकालिक प्रभाव पॉजिटिव नहीं, देश को तोड़ने का। भारत की एक बड़ी भारी समस्या रही, भारत में जब मुसलमान घुसे तो उस समय उन्होंने जातियों के साथ खेला था। भारत में जब मुसलमान घुसे तो उन्होंने राजाओं को आपस में लड़ाने के लिए काम किया था। मुसलमान और भारत की सेना को भड़काया था। जब देखा कि भारत की सेना में कई चूल्हे जल रहे हैं, कई कैडर अलग अलग, तो उन्होंने वही चीज़ अपना हथियार बनाया। हम मानते हैं कि जाति भारत की बहुत बड़ी समस्या है, जाति खत्म करना भारत का उद्देश्य होना चाहिए। भारत में सब हिंदू हों, भारत में सब समान हों और भारत में सब एक साथ मिलकर एक भारत बनाएं, श्रेष्ठ भारत बनाएं, ये समय की आवश्यकता है। और शास्त्रों में भी ऐसा ही है। अगर शास्त्रों में ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अगर शास्त्रों में क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अगर शास्त्रों में वैश्य या शूद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो वो पारिवारिक व्यवस्था नहीं है, वो वर्णाश्रम है, वर्णों के आधार पर है और वो वर्ण के अनुसार चलता है। यानी कि जातिगत जो वंशानुगत व्यवस्था है वो नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ब्राह्मण बन जाऊँ। अभी तक मेरा मानना है कि मैं जन्म भले ही ब्राह्मण परिवार में हो सकता है, तथाकथित ब्राह्मण परिवार में, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ ऐसा आवश्यक नहीं है। मैं शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ब्रह्म को जानने की कोशिश करता हूँ और बताने की भी कोशिश करता हूँ। जो ब्राह्मण का एक कर्तव्य होना चाहिए वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ। वर्ण व्यवस्था के अनुसार हिंदू का सबऑर्डिनेशन में कार्य विभाजन ये हो सकता है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ी भारी 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने शिव की बारात की बात कही। उन्होंने कहा भाई आप शिव की बारात को फॉलो नहीं करते। अब शिव की बारात से उनका क्या मतलब था, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि शिव की बारात का भारतीय दर्शन में, जो भारतीय पुराणों में जो बात कही गई है, उसमें ये तो कहा गया है कि तमाम तरह की योनियाँ से मतलब हमने कहा उसमें भूत भी होंगे, उसमें प्रेत भी होंगे, उसमें सभी होंगे, सभी योनियाँ होंगी। लेकिन हमने उसमें मलेच्छ नहीं कहा, हमने उसमें विधर्मी नहीं कहा। जो भारत माता को माता ना मानता हो, हमने शिव की बारात में उसको शामिल कभी नहीं किया। हमने कभी नहीं कहा कि जो शिव को ही ना मानता हो वो शिव की बारात में शामिल हो। शिव को मानने वाला ही शिव की बारात में शामिल हो सकता है। अब वो उनकी बारात में शामिल होना के तो हम कहते हैं शिव की बारात में सभी शामिल होते हैं। तो क्या विधर्मी, शिव को न मानने वाला, हिंदुत्व को न मानने वाला, हिंदुस्तान को न मानने वाला,
और जो मलेक्ष है क्या उसको शामिल किया गया? इसलिए आपकी जो ये बेसिक धारणा थी, ये कहने की कोशिश कि भारत तो शिव की बारात है और शिव की बारात में सब शामिल हैं, इसमें भेदभाव नहीं हो सकता, बात आपकी तय है। लेकिन राक्षस भी तो होता ही है, लेकिन मलेक्ष भी तो होता ही है, लेकिन औरंगजेब भी तो हुआ ही है, लेकिन यवन भी तो हुए ही हैं, सीथियन पर्शियन हुए ही हैं, हूण हुए ही हैं। इसलिए इनको शिव की बारात में शामिल नहीं किया जा सकता। इनका केवल संहार ही एक उपाय हो सकता है जो राक्षसी स्वभाव का है। राक्षसी स्वभाव से मतलब यहाँ मैं अगर सही से कहना चाहूँ तो मैं विधर्मी की बात करता हूँ, क्योंकि राक्षस उस समय जिसको कहा जाता था वो शिव का भक्त था। राक्षस भी शिव का भक्त था, रावण भी शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इसलिए शिव की बारात में ये कहा जाए कि उनको शामिल कर लो जो मलेक्ष हैं, जो शिव को मानते ही नहीं हैं, तो राहुल गांधी जी आप गलत रास्ते पर हैं। एक बात जो उन्होंने चक्रव्यूह की कही बार बार कि आपने चक्रव्यूह बनाकर रखा, चक्रव्यूह बनाकर रखा, आपके नौकरशाही के विषय में आपने कहा, शिक्षा के विषय में आपने कहा। मैं मानकर चलता हूँ कि आज़ादी के बाद तुम्हारे परनाना, आज़ादी के बाद तुम्हारे परनाना, अब वो परनाना कहना ठीक है कि नहीं है, क्योंकि तुम नकली गांधी हो, ना तो नेहरू बचे और ना ही गांधी थे, तो नकली गांधी हो। और नकली गांधी इसलिए क्योंकि अपने बाप दादों का, हिंदुस्तान के मुसलमानों में और इस गांधी परिवार में बहुत फ़र्क नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का भी यही करैक्टर है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करता हूँ कि उनके पूर्वज हिंदू हैं और वो मुसलमान हो गए, अब उन पूर्वजों को ही नहीं मानते। गांधी परिवार भी खास बात यही कि है नेहरू परिवार से, मतलब है नेहरू परिवार से, और नेहरू परिवार से के बाद भी जब हम इंदिरा गांधी का विवाह हो जाता है किसी और में, और इंदिरा गांधी के विवाह के बाद इंदिरा नेहरू के पति का संप्रदाय धारण करना चाहिए, वो नहीं हुआ। फिर पिता ने गांधी रख लिया जो उनके परिवार से ही रिलेटेड नहीं था। फिर गांधी के बाद जो अब नई पीढ़ी पैदा हुई, मतलब गांधी की शादी भी हुई, नकली गांधी की शादी हुई, तो शादी भी एक ईसाई से हो गई। फिर उनके बच्चे हुए, बच्चों में एक तो भी कमारा है और लोग कहते हैं कि विदेशों में कुछ है उनका लफड़ा, और जो एक बिटिया है वो फिर से ईसाई हो गई, ईसाइयों में शादी कर दी, लेकिन रहे सब गांधी ही। तो ये जो नकली गांधी मैं कहता हूँ, ये मुसलमानों की तरह अपने पितामहों को भी भूल गए और अब नए सिरे से आ गए। तो तुम्हारे पितामह, तुम्हारी दादी के पिता, तुम्हारे पापा के नाना ने सत्ता संभाली थी आज़ादी के बाद, और व्यवस्था परिवर्तन उनका काम था। कैसी व्यवस्था परिवर्तन? क्योंकि जो शूरवीर राजा भारत में हुआ है, जब भी इस प्रकार का युग परिवर्तन आया है, तो उसने संप्रदाय जो देश के विरुद्ध काम करने वाले थे उसको समाप्त किया है। अब उसके अलावा जब मलेक्ष भारत में आए तो मलेक्षों ने भी इस्लामिक शासन स्थापित कर दिया। फिर ईसाई भारत में आए तो ईसाइयों ने ईसाई शासन भारत में स्थापित कर दिया। मलेक्षी शासन के दौरान ही शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। आप बताइए 1947 में जब देश का विभाजन हो गया मलेक्षों बनाम हिंदुस्तान में, तो फिर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? ये किसकी गलती थी? फिर आपने आपके नाना के नानी के पिता ने सन 48 में 1948 में रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम 2% मलेक्षों को यहाँ रखेंगे। फिर उसके बाद आपने नेहरू लिया का समझौता कर लिया। तो भारत में परिवर्तन जिसको करना था उसने 1000 साल के प्रताड़ना के बावजूद परिवर्तन नहीं कर पाया। इसका दोषी कौन? अब इतनी आबादी बढ़ चुकी कि आज की सरकार के लिए परिवर्तन करना लगभग असंभव दिख रहा है। करेंगे लेकिन उससे पहले देश को स्ट्रांग बनाना, उससे पहले देश की इकोनॉमी इस्टेब्लिश करना, उससे पहले ये सब काम करने हैं। हालांकि मेरा मानना यह है कि इकोनॉमी एक फैक्टर है, तत्कालीन फैक्टर है। इकोनॉमी कोई लॉन्ग टर्म फैक्टर नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी के आधार पर ही सब सुधरना होता।
तो फिर जिस समय भारत में गुप्तों का राज्य हुआ करता था, उस समय 80% इकोनॉमी विश्व की हमारे पास हुआ करती थी, 80% इकोनॉमी। फिर भी भारत गुलाम हो ही गया, तो फिर इसको क्या कहेंगे? इसलिए ये विषय ठीक नहीं है, इस विषय को ऐसे नहीं लिया जा सकता। लेकिन मेरा एक दूसरा विषय है, दूसरा विषय यह है कि जब आपने ये कहा कि जो बजट बना, उस बजट में निर्मला सीतारमण जी के साथ आप एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं कुछ अधिकारियों की, और आप कहते हैं कि ये जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी की फ़ोटो देश को दिखाना चाहता हूँ। आप सोचिए, फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। और राहुल गांधी की एक खास बात यह है कि उनकी नज़र लगातार, आप सोचिए, उनकी नज़र लगातार वो टीवी जो अंदर लगे हुए हैं उनके ऊपर है कि वो दिख पा रहे हैं नहीं दिख पा रहे, उनका रिकॉर्ड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, वो जाएगा कि नहीं जाएगा, वो सदन को संबोधित नहीं कर रहे, वो कहीं किसी और देश में किसी और विचारधारा के लोग जो उनको शायद पोषित कर रहे हों, उनको वो संबोधित कर रहे हैं, इसलिए वो तस्वीर लेकर गए। हालांकि अध्यक्ष ने कहा कि ये तस्वीर यहाँ अलाउ नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी वो तस्वीर लेकर गए, और जैसे ही वो तस्वीर लेकर ऐसे करते थे, वैसे ही कैमरा उनसे कट हो जाता था। तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये कैमरा कट हो जाता है, इधर से चला जाता है, देखिए मैं जैसे तस्वीर उठाता हूँ वैसे कट जाता है। और वो कहना क्या चाहते थे? जो वो कहना चाहते थे वो बड़ी गंभीर विषय, बहुत ज़्यादा गंभीर विषय। जैसे मैंने कहा, जातियां देश की समस्या है, उस समस्या का समाधान ढूंढिए, उस समस्या को ज्वलंत मत करिए, उस समस्या को चिंगारी मत दीजिए। दूसरा, डिफेंस के ऊपर उनका जो कमेंट आया, उस पर उनको चिंगारी नहीं देनी चाहिए थी, मेरा मानना है। पहले हम जाति पर बात करते हैं। जाति जनगणना का विषय नीतीश कुमार, और जब इनकी कांग्रेस गठबंधन की सरकार हुआ करती थी बिहार में, तब इन्होंने जाति जनगणना या जाति सर्वे का विषय उठाया था। उसके बाद 3 बड़े राज्यों के चुनाव हुए, और राहुल गांधी ने उन 3 राज्यों के चुनाव में, जिसमें 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, एक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो भी वैसी सरकार नहीं थी, वो भी बीच में टूट फूट कर बनी सरकार थी। 3 राज्यों के चुनाव में उन्होंने यही विषय उठाया, लेकिन परिणाम क्या हुए? जनता को 100% समझ में आ गया। आप अगर उस समय का मेरा लेक्चर उठाकर देखेंगे तो मैंने उसी दिन कहा था कि राहुल गांधी का आज का भाषण, जिसमें उन्होंने सेक्रेटरियों के नाम ले लिए, जिसमें उन्होंने बजट बनाने वालों के नाम ले लिए, जिसमें उन्होंने देश की जो सेक्रेटरीट है उसका नाम ले लिया और उसमें जाति ढूंढना शुरू कर दिया, तो फिर आप समझ लीजिए कि देश समझ गया है, वो राज्य बिल्कुल समझ गए होंगे। अब ये जातियों के आधार पर देश तोड़ने के लिए आगे आ गया। आज राहुल गांधी ने संसद के सदन में वही कहा कि निर्मला सीतारमण जी के 20 लोग हैं, उन 20 लोगों में 73% लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 73% वो किसको कहते हैं? 73% में वो कहते हैं कि माइनॉरिटी है, 73% में वो कहते हैं कि SC ST है, 73% में वो कहते हैं कि OBC है। अगर 73% में ये सारे मिलकर हैं तो बाकी 27% को एड्रेस कौन करेगा? ये राहुल गांधी ने आज अपने मुंह से कह दिया कि सवर्णों का जो परसेंटेज है वो 27% है। अब वो कहते हैं कि जो सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरीट के लोग हैं वो दलित क्यों नहीं हैं उसमें? अब मुझे बताइए, क्रिकेट टीम जब खेलने जा रही हो और उस समय बेस्ट प्लेयर्स रखे जाते हैं या फिर रिजर्वेशन से रखे जाते हैं या जातियों के आधार पर रखे जाते हैं? भाई, संसद में रिजर्वेशन की तो बात मैं कह सकता हूँ। आप याद करिए डॉक्टर अंबेडकर को, आर्टिकल 16 के जो रिजर्वेशन थे उनको उन्होंने डिनाई कर दिया था। ये कहते हुए डिनाई कर दिया था कि अगर हम जॉब्स में रिजर्वेशन देने लगेंगे तो भारत से जातियां कभी ख़त्म नहीं हो सकती, भारत से जातियां ख़त्म करना हमारा उद्देश्य है, लेकिन संसद में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सभी जातियों का, इसके लिए रिजर्वेशन पॉलिटिकल होना चाहिए। तो उस समय पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो दिया गया, आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन तो दिया गया फॉर द एजुकेशन, फॉर द एंट्री, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं दिया गया। और एम्प्लॉयमेंट के रिजर्वेशन के विषय में डॉक्टर अंबेडकर ने खुद विरोध कर दिया था। एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की जब बात आई तो नेहरू जी ने पहले संविधान संशोधन में एम्प्लॉयमेंट पर रिजर्वेशन दिया, जब डॉक्टर अंबेडकर जा चुके थे वहाँ से, मतलब संसद में चुनकर नहीं आए थे। तो आप सोच लीजिए कि जिस बात को डॉक्टर अंबेडकर मना कर रहे थे वो इन्होंने जबरदस्ती रखा, क्योंकि ये जातियों को इस्टेब्लिश करके रखना चाहते थे। आज उन्होंने विकराल रूप ले लिया है और राहुल गांधी आज उन जातियों का नाम लेकर और ये कहकर कि सेक्रेटरीट में जो बजट बनाने वाले लोग हैं उनमें कोई जातियां क्यों नहीं हैं। आप सोच लीजिए कि बेस्ट बजट, इस बार के बजट के विषय में
मुझे नहीं लगता कि कोई क्रिटिसाइज़ कर पाया। क्रिटिसाइज़ क्या करा, बिहार को ज़्यादा बजट दे दिया, कोई कह रहा है कि आंध्र प्रदेश को ज़्यादा बजट दे दिया। चूँकि बिहार और आंध्र प्रदेश का नाम वित्त मंत्री ने ले लिया, इसलिए इसके विषय में तो कहा गया, लेकिन कोई भी बजट में ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाया कि बजट में कमियां क्या रह गई। एक टोटो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, हमें क्या दे दिया, हमें क्या दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया। ये तो एक सामान्य सी बात है। ये बात तो भारतीय समाज में, हिंदू समाज में छोड़ दीजिए, किसी भी समाज में 100 में से 99% पत्नियां भी यही बात करती हैं, मुझे क्या दे दिया, मुझे तुमने क्या दे दिया। सब कुछ उनके लिए, लेकिन मुझे तुमने क्या दे दिया। ये मैंने हर परिवार में देखा, लेकिन वो खुशी खुशी की बात होती है, कोई ऐसा विवाद की विषय नहीं होता। तो ये कहना कि भाई हमें क्या दे दिया या हमारे राज्य को क्या दे दिया, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। लेकिन उसमें से खामियां ढूंढना, खामियां ढूंढ के बताना कि इसमें गड़बड़ी कहाँ हो गई, पक्षपात कहाँ हो गया, कोई ढूंढ के नहीं बता पाया इस वाले बजट में। इसलिए इस बजट के विषय में क्रिटिसाइजेशन का कोई पॉइंट मिल नहीं रहा। अब क्रिटिसाइजेशन का पॉइंट क्या मिला? क्रिटिसाइजेशन का पॉइंट मिला कि आपने अग्निवीर की पेंशन क्यों नहीं रखी। भाई अग्निवीर एक ट्रेनिंग योजना है, अग्निवीर कोई एम्प्लॉयमेंट की योजना नहीं है। अग्निवीर एक 4 साल की ट्रेनिंग है, उसमें से जो निकलेंगे वो उसमें से कुछ हिस्सा सेना में परमानेंट भर्ती हो जाएगा, बाकी को सर्टिफिकेट देकर छोड़ दिया जाएगा, उनको सैलरी मिलेगी, उनको पर्क मिलेगा। और फिर राज्य सरकारों ने घोषणाएं लगातार कर दी हैं कारगिल विजय दिवस पर कि हम रिजर्वेशन देंगे, यानी कि अब वो अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। कोई भी अग्निवीर भारत में अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, ये मैं आज कहता हूं। जो योजना जिस प्रकार से चल रही है और जो मैं उसमें से बिटवीन द लाइंस पढ़ पाया हूं, कोई भी अग्निवीर भारत में बेरोजगार नहीं रह सकता, ये गारंटी है। आप कहते हो उनको पेंशन। फिर राजनाथ जी ने कहा कि भाई अग्निवीर पर मैं बात करने को तैयार हूं, आप लेकिन सेना को ऐसे भड़काइए नहीं, सेना के विषय को सदन के पटल पर ऐसे नहीं उठाना चाहिए। इससे पहले किसी ने कभी नहीं उठाया। इस प्रकार से क्रिटिसाइजेशन सेना की नहीं करना चाहिए, सेना का डिवीजन नहीं करना चाहिए, सेना को अपना काम करने के लिए छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी तत्काल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि साहब कॉम्पनसेशन बनाम इंश्योरेंस। मैं आपको बताता हूं कि मुझे लगता है, मैंने पूरी योजना पढ़ी नहीं, राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर ही मैं बात कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने कॉम्पनसेशन कहाँ से दिया जाए किसी को, उसके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्थाएं कर रखी। जैसे रेलवे का कोई एक्सीडेंट होता है तो आप रेल ऑप्ट करिए, तो उसमें टिकट बनाते समय इंश्योरेंस की व्यवस्था आती है। प्लेन क्रैश की बात करते हैं तो प्लेन का टिकट बनाते हैं तो उसमें इंश्योरेंस की व्यवस्था आती है, उसमें इंश्योरेंस करता है। क्योंकि कहाँ से देगी, सरकारें कहाँ से देंगी। तो इंश्योरेंस अगर उसका कर दिया जाए, वो सरकार ही उसका प्रीमियम भरे और अच्छा अमाउंट एक जिसकी जो वीर गति को प्राप्त हुआ है उसको एक अच्छा अमाउंट मिले, उसके परिवार को सांत्वना मिले। अब वो कॉम्पनसेट नहीं किया, इंश्योरेंस दिया है, 1 करोड़ रुपया दिया है। इंश्योरेंस का दिया हो, सरकार ने व्यवस्था करके रखी होगी कि हमने कहाँ से उसका कॉम्पनसेट करना है, कौन सा माध्यम अपनाना है, हमने क्या करना है। लेकिन आप कहते हो कि आपने उनको इंश्योरेंस का पैसा दिया, आपने उनको कॉम्पनसेट नहीं किया। आप देखिए कि राहुल गांधी के बयान को कैसे लिया जाए। मतलब ये आदमी क्या देश को तोड़ने के लिए हर एक वाक्य कहता है? क्या ये पीछे से प्लान बनाकर सिर्फ ये आता है कि देश को एड्रेस करके हम कुछ समुदायों को, कुछ जातियों को, कुछ वर्गों को, नौकरी पेशा को सिर्फ भड़काएंगे और भड़काकर किस प्रकार से देश को छिन्न भिन्न कर दिया जाए। देश की प्रोग्रेस तो छोड़ दीजिए, आप सोचिए कि देश के अगर अलग अलग ग्रुप्स छिन्न भिन्न होंगे तो देश में एकाग्र होकर काम कौन करेगा। ऐसा ये उस समय आप सोचिए, कम्युनिस्टों ने 1962 का जब वॉर चल रहा था तो कम्युनिस्टों ने भारत में कह दिया चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, और चाइना के पक्ष में चक्का जाम कर दिया था। तब उस समय मजदूर संघ ने कहा राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। अब ये कहा हम पैसा नहीं छोड़ने वाले, लेकिन हम राष्ट्र हित में काम करेंगे, काम नहीं छोड़ेंगे। ये मजदूर संघ था जिसने ये प्रण लिया। उस समय कम्युनिस्ट तो देश तोड़ने के लिए सामने आ गए थे कि किस प्रकार से रक्षा सप्लाई टूट जाए, किस प्रकार से बॉर्डर पर लोगों का जाना बंद हो जाए, किस प्रकार से गाड़ियां जो हैं वो एम्यूनिटीज सप्लाई बंद कर दें, किस प्रकार से क्या कर दें। ये विचार उस समय कम्युनिस्टों का था, जो 100% आज की तारीख में राहुल गांधी की वाणी में दिखाई दिया। क्या देश तोड़ने के लिए ही नेता प्रतिपक्ष बने हैं, या यही इनका फार्मूला है कि आप बात करते हो अग्निवीरों की, आप बात करते हो डिफेंस की,
कॉम्पनसेशन 1 करोड़ रुपया मिला या इंश्योरेंस का 1 करोड़ रुपया मिला, 1 करोड़ रुपया मिलना आवश्यक है कि वो कौन से माध्यम से मिला, ये तुम्हारा विचार है, लेकिन आपको कहना। दूसरी बात कि आप चक्रव्यूह की बात करते हैं और कहते हैं कि ये शिव जी का चक्रव्यूह, शिव जी की बारात, आपको हिंदुज़म मालूम नहीं। तीसरा, आप जाति आधार पर सेक्रेटरीट को बांधना चाहते हैं, जो देश को चला रहे हैं उनके विषय में आप ऐसे विचार करते हैं कि नहीं, उनमें भी स्कैटर्ड होना चाहिए। जो बेस्ट टीम चुनकर फाइनेंस मिनिस्टर को, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर को देना है तो वो बेस्ट टीम चुनती होगी। फाइनेंस मिनिस्टर का काम है कि उसको लगे कि ये बेस्ट कौन से हमारे पास अधिकारी हैं जो फाइनेंस में हमारा बजट अच्छा बनवा सकते हैं, ये आवश्यक है। या फिर वो पिकअप करती घूमे कि भाई कौन सी जाति से कौन है, कौन से संप्रदाय से कौन है, इनको बिठाओ, चाहे बजट कहीं भी जाए, चाहे देश कहीं भी जाए। और ओबीसी और इसका रिप्रेजेंटेटिव 73, अरे भारत का प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से ओबीसी है भाई। भारत का प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से ओबीसी है और पिछड़ा और वो मिलाकर 60%, 63% बल्कि 65%, 65% मंत्रिपरिषद ओबीसी एससी एसटी का है। आपने वो देखा है क्या कि मंत्रिपरिषद किसका है? आप 73% की बात करते हैं, रिजर्वेशन टोटल 50% है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन 60% से ऊपर एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन मंत्रिपरिषद में है। आज किसको एड्रेस करना चाहते हैं आप? क्यों तोड़कर ले जाना चाहते हैं? क्या 27% सवर्ण आपका हिस्सा नहीं है? क्या 27% सवर्ण का कंट्रीब्यूशन देश के लिए नहीं है? क्या 27% सवर्ण के लिए कोई नहीं सोचेगा? जो प्रहार करेगा वो सवर्ण के ऊपर ही करेगा, क्योंकि सवर्ण उसको खेलने को मिल गया, मोहल्ले की भाभी ये सबकी भौजी बनेगी, कमजोर पति की पत्नी सबकी भाभी बनेगी। क्या ये जो सवर्ण है उस सवर्ण को ही सब टारगेट करेंगे? आप सवर्ण पे ही राजनीति करना चाहते हैं? अरे भाई, राजनीति विकास की कर लो, राजनीति कमियां बताने की कर लो, देश को आगे बढ़ाने की कर लो। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष का काम है कि सबको साथ में लेकर चले और सरकार को चिताए कि भाई ये चीज़ें और करने वाली हैं। आप देश के उसके आधार पर, आबादी के आधार पर कितनी किसकी हिस्सेदारी और भागीदारी आप बता रहे हो और गारंटी दे रहे हो कि हम जनगणना करेंगे। देश में जब आपने ये घोषणाएं करी थी 3 राज्यों के चुनाव में, तो आपको मुंह की पटकनी खानी पड़ी थी। 3 राज्यों में से 2 में सरकार आपकी थी और उन 2 की भी आपकी चली गई थी, क्योंकि जनता को समझ में आ गया था। आज राहुल गांधी के इस भाषण से मुझे लगता है देश की जनता को 100% समझ में आ गया होगा कि वाकई में ये आदमी या तो मूर्ख है और या फिर ये किसी के स्ट्रैटेजी पर गूगल शीट को आगे बढ़ा रहा है और टारगेट करता है कि वो कैमरा किसी तरह से देख ले। संसद को, सदन में नहीं बोल रहे, कैमरा किसी तरह से देख ले और उस कैमरे में किसी प्रकार से देश को भड़काने वाले शब्द उनके बाहर आ जाएं और वो खेलें। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसे लोग अगर विपक्ष में, प्रतिपक्ष में रहे लगातार, तो देश का बहुत जल्दी बंटाढार हो सकता है। लेकिन ऐसा मानिए, मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए ये संभव तब तक नहीं है जब तक भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकारें अभी जिंदा हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।